ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग टर्मिनोलॉजीज पे काम करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट होता है, फिर हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब टर्म्स के बारे में बात कर ली। वैसे ही हमारे पास अब कुछ नए टर्म्स आने वाले हैं जिसके बारे में तुमने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा। अभी तक का सब कुछ आता था, अब कुछ नया आने वाला है। जैसे सबसे पहली चीज जो है हमारे पास वो क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का क्या मतलब है? मान लो तुम्हारे पास कोई एक एरिया है, ठीक है, मान लो इतना सा एरिया। अब एरिया का क्या मतलब है? कोई वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समझ लो। अब इस एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब ये बिल्कुल वैसी वाली चीज है कि डेंसिटी वाला क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हुआ करती थी वैसे इसकी भी। अब सोचो मैं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दूं, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है, अब मैं 10 कर दूं, 20 कर दूं, तो जैसे जैसे मैं लाइंस बढ़ाता जाऊंगा, मतलब जैसे जैसे इसमें से ज्यादा करंट पास कराता जाऊंगा, इसकी जो करंट डेंसिटी है वो क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। तो वही वाली ये बात है। मान लो मेरे पास ऐसे कोई एक रिंग है, इस रिंग का एरिया मान लो ए हो गया। अब इसमें से आई करंट पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है और आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। मान लो कि 5 लाइन है, वो आई करंट के बराबर है, तो ये आई हो गया। अब मेरे पास अगर इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यानी करंट डेंसिटी को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आई बाय ए, है ना। तो अगर तुम समझो, इस फॉर्मूले को समझो, तो बड़े ही सिंपल तरीके से तुम्हें यह समझ में आएगा कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। सिंपल बात। तो कितने कम एरिया, जितना कम एरिया होगा और जितना ज्यादा करंट होगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू हाई होगी। बट व्हाट इफ ये जो रिंग है, इस रिंग को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं। मान लो मेरे पास ये रिंग थी, अब ये रिंग है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं। अभी भी करंट ऐसे ही जा रहा है, बट ये रिंग पहले ऐसे थी और मैंने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब होना इसको ऐसे चाहिए था, समझ रहे हो ना। यही वाली बात है कि होना ऐसे चाहिए था, बट वो भी है ऐसे। और करंट अभी भी कैसे जा रहा है? ऐसे ही पास हो रहा है, ठीक है। तो फर्क क्या आएगा? अब बहुत तगड़ा और एक मतलब फर्क तो आएगा, और बहुत तगड़ा ही फर्क आएगा। वो क्या है वो देखते चले जाओ। मैंने तुम लोग को एरिया वेक्टर के बारे में बताया। जो एरिया वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, अब इस सरफेस के यहां से निकलता हुआ जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। ये बात तुम लोग को पता होगी। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? जो कि सिंपली उस सरफेस से निकल रही है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसी चीज को इंक्लूड करेंगे जो कि इस सरफेस से बाहर निकल रहा हो। कहने का मतलब है कि यहां से ये जो एरिया है ना, ये जो थोड़ा टिल्ट हो गया है, इसका हम परपेंडिकुलर वाला पार्ट लेंगे ऐसा। तो ये हमारे लिए ये एरिया वेक्टर हो गया एक तरीके से, ये हमारे लिए एरिया है। तो हमें इस लाइन पे जाती हुई करंट से ही मतलब है, और किसी करंट से मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात, है कि नहीं? बट हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो एरिया वेक्टर है, इसके मुझे 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे अब, है कि नहीं? इसके 2 कंपोनेंट। अब मान लो मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है, ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से अगर तुम बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो ये है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर भी नीचे जा रहा है। बट मुझे इसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में अगर इसका एक वो चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने वो बना लिया a cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a sin थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो करंट है और एरिया है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में अब मैं इस फॉर्मूला को अगर लिखूं तो I अपॉन में a cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो बिल्कुल बिल्कुल ये वाला कंपोनेंट इसका लेंगे। मेरे पास इस कंपोनेंट का कोई भी रोल अदा नहीं होने वाला। तो ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला किसका? यहाँ पे करंट डेंसिटी का। जहां पे थीटा जो है वो थीटा किस किस के बीच में एंगल है? करंट के बीच में एंड एरिया वेक्टर के बीच में। एरिया वेक्टर के बीच में और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो बस यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इलेबोरेट हो जाएगा, और I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जे ए कॉस थीटा हम तुम्हें दिखने में कुछ सिमिलर सा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। बेसिकली जे क्या होता है? अब जे मतलब किसी भी 2 चीजों का अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो a डॉट b, तो होता क्या है? ए बी कॉस थीटा आता है। तुम देख सकते हो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में ही है। तो मैं इसको I को ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। अब यहां पे तुम लोग को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जे क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जे क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी कुछ बातें बता दूं। लाइक मान लो ए को बी से मैं डॉट कराता हूं, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आता है वो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और डॉट प्रोडक्ट बोलने का रीजन यहाँ पे एक और रीजन होता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्योंकि इन दोनों को जब एक्चुअल में प्रोडक्ट निकालते हो तो जो तुम्हारा आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूं,
करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कराया, आंसर आया एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी एरिया और करंट डेंसिटी दोनों के दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात। तो देख सकते हो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, कंडक्टिविटी के ऊपर, मतलब कंडक्टेंस के ऊपर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्लास्टिक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका कंडक्टेंस खराब होने वाला है। समझ लो, अगर मान लो मेरे पास कोई वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट करती है, तो उसका कंडक्टेंस पक्का अच्छा होगा। तो कंडक्टेंस कहीं ना कहीं डील करेगा कंडक्टेंस, वो कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जो आसानी से करंट पास होने देगा उसका कंडक्टेंस क्या होने वाला है, अच्छा होगा। अच्छा बुरा ज्यादा कम से पता लगने वाला है। वो कैसे पता लगेगा, देखो इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कंडक्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r। अभी कंडक्टेंस को c से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल G से। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला, जहां पे जो कंडक्टेंस है उसको तो हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये R है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब तुम्हें बात समझ में आने लगी होगी कि इसको हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं। क्यों, जो कंडक्टेंस है वो G है और 1/r हो गया। देखो जितना, मतलब ये एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस किसी भी चीज की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को रोकता है, और कंडक्टेंस जस्ट उसका उल्टा है, जो करंट को आराम से पास होने देगा। यानी जिस चीज की रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होने वाला है, ठीक है, जिस चीज का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और वो उतना ही करंट को बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरे अंदर से पास मत हो। और जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उसके कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और वो उतनी ही आसानी से क्या होगा, करंट को पास होने देगा। ये बेसिक मतलब है कंडक्टेंस का। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी अलग जो है वो ये है इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट तुम लोग को पता है, ओम का मतलब रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। तो 1/ओम यानी ये हो जाएगा ऐसे, ओम इनवर्स 1/ओम है ना, तो ओम इनवर्स हो गया। बट इसको बोलने का एक और तरीका होता है और वो होता है महो। ठीक है, जैसे तुम ओम लिखते हो ना, है ना, OHM ओम, तो उसी का जस्ट उल्टा MHO महो। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो अगली चीज है मेरे पास कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी भी सुनने में लग रहा है कि कंडक्टर के ऊपर ही कुछ कुछ होगा, कंडक्टेंस में भी वैसा ही वैसा कुछ था। फर्क क्या आ जाता है, जो कंडक्टेंस था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ध्यान रखो कंडक्टेंस के नाम में ही एंस है, ANCE है ना, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के अंदर एट द एंड यही आ रहा है ना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे कंडक्टिविटी है और ये डिपेंड करने वाला है एग्जैक्टली किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर। अब रेजिस्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, ये वो रो से शो करते हैं, बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो मेरे पास जो कंडक्टिविटी है वो ये है, जो कि रो, जिसको हम सिग्मा से एक तरीके से इससे डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम नोटिस करोगे कि रेजिस्टेंस जो था वो तुम लोग को मालूम है हम वेरी कर सकते हैं, किसी का लेंथ बदलेंगे रेजिस्टेंस बदलेगा, किसी का एरिया बदलेंगे रेजिस्टेंस बदलेगा, और अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो साथ के साथ कंडक्टेंस भी बदलेगा। बट रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, कॉपर का है, आयरन का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है। यानी ये चीज सिर्फ तभी बदलेगी जब मटेरियल बदलेगा। अगर तुम मटेरियल नहीं बदले हो, सिर्फ खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही रेजिस्टिविटी को फर्क पड़ता था और ना ही अब उस किसको फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी को फर्क पड़ेगा। ये सिंपल सा एक छोटा सा आउटलुक है, समझ में तो आ ही गया होगा। और वही आप समझ लेते हैं ऐसा यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की भी ऐसा यूनिट में अगर कंफ्यूजन हो तो ये देख लो, रेजिस्टेंस रो L/A होता है, रेजिस्टेंस का ओम हो गया है ना। अब इसकी मुझे निकालनी है और लेंथ की कितनी होती है, मीटर अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास इसका अगर आ जाएगा कितना, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर होती है। ये चीज इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, मोहो। ओम का तो उल्टा क्या होता है, महो होता है, और यहाँ पे मीटर इनवर्स। जैसे कि मैंने बताया ओम का उल्टा मोहो और मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स। बस सिंपल सी चीज है। तो ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट, बच्चों वाली बात है एकदम।
तो आज की सारी बातों को कंक्लूड करके जोड़ के हम एक और चीज बना सकते हैं और वो क्या है, वेक्टर लॉ, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, V इज इक्वल्स टू E इंटू एल होता है, ये बात तुम लोग को पता होगी, अभी तक तो पता चली गई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में जो डिस्टेंस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ग्रेडियंट वाली बात बहुत बार बता चुका हूं मैं। अब करंट की जगह करंट छोड़ दो, R इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, रो एल बाय ए। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाय ए, है कि नहीं। अब L से L कटने वाला है, E की वैल्यू कितने आने वाली है मेरे पास, I रो बाय ए। अब जरा नोटिस करो I बाय ए किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली I बाय ए को अभी हमने देखा हो किसके बराबर होता है, हमारे पास J के बराबर होता है। और J क्या है हमारे पास, J है वही करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बना, बट ये अभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास सिंपल ये तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे J क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बस, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म नंबर 1, एक तो ये फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जरा नोटिस करो, अगर मैं J को एक साइड रखूं और रो को उधर भेज दूं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। अभी तो हमने देखा 2 मिनट पहले, तो यहीं पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, है ना। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म नंबर 2। तो हम वेक्टर फॉर्म में अगर तुम देखो तो इसमें और इन दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं, बस छोटे मोटे कन्वर्जन का ही फर्क है। तो वही चीज है, ये भी ओम्स लॉ है और ये भी ओम्स लॉ है, बट यही फर्क है कि नॉर्मल जो ज्यादा यूज होता है और एक्चुअल वाला वो है, और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बस ऐसा भी कह सकते हो, स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, बस। और ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, थोड़े कम होंगे बट यूज होंगे, ठीक है। खैर इतना ही आज की क्लास के लिए, बहुत सिंपल सी क्लास थी, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।